Dear student, let's start the next part of the chapter 2 of economics. Next part is economic activities by men and women. तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि विलास और सकल टू पीपल्स थे और वेरियस एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व थे. विलास जो है फिश सोल्ड कर रहा था, सेल कर रहा था, और सकल ने गुड जॉब एक फॉर्म में अचीव कर लिया था. तो जो नॉर्मल है एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है या 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को. तो उनको जो 3 सेक्टर हैं वो हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर. So 3 sectors in economic activities: primary sector, secondary sector, tertiary sector. Primary sector includes agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry, farming, mining, quarrying. तो आपको ये समझना है प्राइमरी सेक्टर मीन्स क्या हो जाएगा. जो बेसिकली लैंड से जुड़े हुए या नेचर से जुड़े हुए जो भी वर्कआउट्स होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड किए जाते हैं. जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर हम किस में कर रहे हैं, लैंड एरिया में कर रहे हैं, हमें डिफरेंट नेचर का यूज़ करना पड़ रहा है. फॉरेस्ट्री यानी फॉरेस्ट से हमें टिम्बर मिलते हैं, मेडिसिन्स मिलते हैं, हर्ब्स मिलते हैं. एनिमल हस्बेंड्री जो पोल्ट्री फार्मिंग है या डेयरी है, ये सारा वर्क. फिशिंग आप देख रहे हो वाटर में ही फिश मिलेंगे. तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़. माइनिंग, तो माइनिंग करने के लिए माइनिंग क्या होता है, जो हम डिफरेंट ओर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं माइंस से, खदानों से मेटल्स मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो वो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें जो होंगी वो प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड की जाएंगी, जो नेचर से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर. तो सेकेंडरी सेक्टर जो होता है वो ये प्राइमरी सेक्टर से जो चीज़ें हमें मिल रही हैं उनको यूटिलाइज करके नया चीज़ बनाती हैं और इसमें मशीनों का यूज़ मैक्सिमम होता है. तो एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कि जैसे हम शुगर केन एग्रीकल्चर में हमने ग्रो किया है, गन्ना उगाया, तो वो किस में आ गया, प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर में. लेकिन अब उस शुगर केन से अब हम शुगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. तो इसमें मैन्युफैक्चर के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो उसे किस में हम इंक्लूड करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में. तो मैन्युफैक्चरिंग जो प्राइमरी सेक्टर से जो चीज़ें मिल रही हैं उनको हम यूटिलाइज करते हैं और ज़्यादा यूजफुल बनाते हैं, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है. थर्ड होता है टेरिटरी सेक्टर. तो जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को डिफरेंट काइंड्स की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो किसी फिजिकल चीज को बना नहीं पा रही है. जैसे हम एग्रीकल्चर में देख रहे हैं कि किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, फिशिंग में हम कई तरह के फिश देख रहे हैं, या फॉरेस्ट्री में हमें बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं. सेकेंडरी सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कि कई तरह के चीजें बन रही है, जैसे आयरन स्टील प्लांट हुआ या शुगर प्लांट हुआ, या फिर क्लॉथ मेकिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुई. तो वहाँ पे चीज़ें हमें फिजिकली दिख रही हैं. लेकिन सर्विस सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है. और वो सर्विसेज किसको प्रोवाइड कर रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को प्रोवाइड कर रहा है, जिससे प्रोडक्शन वर्क प्रॉपरली हो सके. तो इसमें इंक्लूड किया जाता है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा. तो ये हो गया टेरिटरी सेक्टर. उसका सेकंड नेम क्या है, सर्विस सेक्टर. तो इन सभी एक्टिविटीज के थ्रू, ये 3 सेक्टर्स के एक्टिविटीज के थ्रू प्रोडक्शन वर्क होता है, गुड्स और सर्विस प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, और ये एक्टिविटीज़ की वैल्यू ऐड होती है किसमें, नेशनल इनकम में. तो नेशनल इनकम जो होता है इन 3 सेक्टर्स में जो भी इनकम हुई
उनका कैलकुलेशन किया जाता है नेशनल इनकम में। These activities are economic activities. तो economic activities have two parts, market activities and non-market activities. Market activities involve a remuneration to anyone who performs, that is, activity performed for pay or profit. तो इस चीज को समझें कि मार्केट एक्टिविटी कौन सी होंगी जिन पे हमें किसी भी तरह का पे मिल रहा है या प्रॉफिट अर्न हो रहा है, यानी हमें इनकम मिल रही है, मॉनेटरी वैल्यू है जिस चीज की, तो वो मार्केट एक्टिविटी होगी। दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस। अब नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो जिस चीज को बेचकर हमें किसी भी तरह का मॉनेटरी वैल्यू हमें प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसको, या हम अपने कंजम्पशन के लिए जैसे कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसको हम नॉन मार्केट एक्टिविटीज में इंक्लूड करेंगे। जस्ट लाइक सोशल सर्विसेज कई लोग करते हैं, हेल्प करते हैं पुअर्स की या चिल्ड्रंस की, तो उससे किसी तरह का उनको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलता है, अर्निंग नहीं होती है, तो उसे हम नॉन मार्केट एक्टिविटीज कहेंगे। अब आगे देखें तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर की बात कही गई है, डिवीजन बिटवीन मैन एंड विमेन इन द फैमिली। हम देखते हैं नॉर्मली विमेन्स जो हैं घर में डोमेस्टिक वर्क्स करती रहती हैं और मैन दे वर्क इन द फील्ड। हमने सकल के घर में भी देखा था, उनके यहाँ पे उनकी माँ शी कुक्स फूड, क्लीन यूटेंसिल, वॉशेस क्लॉथ, क्लीन्स हाउस, लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन। और सकल के जो फादर थे बूटा, वो फील्ड में कल्टीवेशन का वर्क करते थे, उस प्रोडक्ट्स को सेल करते थे और फिर मनी अर्न करते थे, जिससे उनकी फैमिली को सपोर्ट मिलता था रेयरिंग करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से शीला जो इतने सारे काम घर में कर रही थी, उनको उनके सर्विसेज के लिए किसी भी तरह की पेमेंट नहीं मिल रही थी, बट बूटा जो है वो मनी अर्न कर रहे थे, और वो मनी अर्न करके किस पे स्पेंड कर रहे थे, अपनी फैमिली के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वुमेन्स जो है उनको उनके घर के काम के लिए किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट कभी भी नहीं मिलता, और हाउस होल्ड वर्क जो वुमेन्स करती हैं उसको नेशनल इनकम में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। वहीं अगर हम गीता की बात करें, जो विलास की माँ हैं, वो अर्निंग कर रही थी कैसे, बाय सेलिंग फिश। तो दस वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट। Their earning, like that of their male counterpart, is determined on the basis of education and skill. तो किसी लेडी को कितना या विमेन को कितनी अर्निंग होगी, तो वो तभी मिल पाएगी जब वो लेबर मार्केट में एंटर हो रही हैं। और इनकम उनकी डिपेंड किस पर कर रही है, उनकी एजुकेशन कितनी है और वो स्किलफुल कितनी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ देयर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिफोर हिम। और एजुकेशन और स्किल जब डेवलप होता है, उस कंडीशन में अर्निंग भी इंक्रीज हो जाती है। तो हम हमारे देश में देखते हैं कि मैक्सिमम वुमेन जो हैं उनका एजुकेशन भी कम है और उनके पास स्किल भी कम होती है, और इसी वजह से women आर पेड लो कंपेयर टू men। तो women's की इनकम कम होती है मेंस से अगर हम कंपेयर करें। मैक्सिमम जो women's वर्क करती है वहाँ पे किसी भी तरह की जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, और बहुत सारे एक्टिविटीज़ को कई लीगल प्रोटेक्शन की वजह से वो नहीं कर पाती हैं। और एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इर्रेगुलर एंड लो इनकम। In this sector, there is an absence of basic facilities like maternity leave, child care and other social security system। तो ये क्यों हमारे यहाँ पे कम है? कम इसलिए है हमारे यहाँ पे विमेन्स को कम
क्यों मिल रहा है? क्योंकि कई तरह की जो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए गवर्नमेंट को, जैसे मैटरनिटी लीव है या चाइल्ड केयर लीव है या सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए, वो अभी तक विमेंस को नहीं मिला है। फिर भी हम आज के समय में देखते हैं विमेंस विथ हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पार विथ मैन। आज के समय में विमेंस भी पढ़ाई में बहुत उन्होंने ध्यान दिया है और अपने स्किल्स को उन्होंने बहुत डेवलप किया है, जिसकी वजह से उन्हें मेन के बराबर ही पेमेंट अब मिलने लगा है। और मैक्सिमम जो विमेन है मोस्टली वो प्रेफर करती है टीचिंग लाइन में या मेडिसिन लाइन में। और आज के समय में हम देखते हैं विमेंस ने किसी भी फील्ड को छोड़ा नहीं है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में है, अदर सर्विसेज में है, जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च, टेक्नोलॉजी सबकी जरूरत पड़ती है। आज आप देखते हैं कि सेना हो या दूसरे फील्ड हो, साइंटिस्ट हो, तो इन सभी फील्ड्स में विमेंस ने बहुत स्किलफुली वर्क किया है और हमारा अपना और अपने देश का नाम वो ऊंचा कर रही हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बाद क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो नॉर्मली जो पॉपुलेशन की क्वालिटी होती है ये डिपेंड करती है लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ ए पर्सन indicated by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country. The quality of population ultimately decide the growth rate of the country. Literate and healthy population are an asset. तो लिटरेट लोग और हेल्दी हो तो क्वालिटी कैसी होनी चाहिए पॉपुलेशन की? वो होनी चाहिए लिटरेट, पढ़े लिखे, एजुकेटेड और हेल्दी। अगर ऐसे लोग किसी कंट्री में हैं तो वो उस कंट्री की असेट्स हैं। तो उसमें सबसे पहला पार्ट आ रहा है लिटरेसी रेट या एजुकेशन का। तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था स्टोरी के थ्रू, सकल और विलास की स्टोरी के थ्रू, कि सकल ने शुरू में से ही अच्छे से पढ़ाई की और इस वजह से उसको गुड जॉब मिला, उसकी सैलरी अच्छी हुई। तो उसने एजुकेशन के थ्रू उसके कई बहुत डेवलपमेंट हुआ था और इस एजुकेशन की वजह से ही सकल ना केवल अपने फैमिली को बल्कि उसने सोसाइटी और अपने कंट्री के लिए भी वर्कआउट किया, उसकी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस किया। तो एजुकेशन का बहुत रोल रहता है हमारे देश के डेवलपमेंट में और इसी वजह से हमारे गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोविजन बनाए हैं। प्रोविजन किस लिए? यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विथ अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। तो गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई है ज़्यादा, और साथ ही साथ कई जगहों पे हमने देखा हुआ है, कई जगहों में नहीं, पूरे देश भर में नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल्स खोले गए हैं, वोकेशनल स्ट्रीम को डेवलप किया गया है, स्टूडेंट्स विथ ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स, तो ये वोकेशनल स्ट्रीम को डेवलप किया गया है, नवोदय विद्यालय खोले गए हैं। और एजुकेशन सेक्टर पे कंटिन्यूअसली फर्स्ट प्लान के समय जो है उस पे 3,766.90 करोड़ इन्वेस्ट किया गया था एजुकेशन पे। फर्स्ट प्लान में 151 करोड़ एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया गया था, लेकिन 11th प्लान में ये इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होके 3,766.90 करोड़ हो गया था। तो इस तरीके से हमारी गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली एजुकेशन रेट को या लिटरेसी रेट को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे आप ग्राफ के थ्रू भी इसको देख सकते हैं। लिटरेसी रेट इन इंडिया 1951 में क्या कंडीशन थी, यहाँ पे देखो आप, ब्लू कलर से पर्सन्स की बात कही गई है, मेल, और रेड कलर से और
ग्रीन कलर से फीमेल को डिटरमाइन किया गया है। तो 1951 में अगर हम देखें तो ये करोड़ में दिया हुआ है कितने लोग थे पीपल। यहाँ पे आप देख रहे हैं विमेंस की लिटरेसी रेट कितनी कम थी, लेकिन 2011 की बात अगर करें तो ये लिटरेसी रेट कितनी इंक्रीज हो गई है। तो ये गवर्नमेंट कई तरह की पॉलिसी बना रही है जिससे कि हमारे पॉपुलेशन को एक असेट के रूप में प्लान किया जा सके और इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रॉपर वे में कंडक्ट की जा सके। यहाँ पे कुछ डिस्कस करने के लिए दिया है जो आपको ग्राफ देखना है और उनके आंसर यहाँ पे सर्च करके आपको लिखना भी है। तो आप ग्राफ स्टडी करके इन आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट 1951 में ओनली 18% थी, जो इंक्रीज होकर 2010-11 में अप्रोक्सीमेट 74% हो गई है। तो आज के समय में लिटरेसी जो है एक राइट नहीं है बल्कि एक सिटीजन के लिए उसकी ड्यूटी भी है। अगर वो अपने राइट को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहता है तो उसका एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। और अगर स्टेट वाइज हम बात करें तो केरला जो है वो सबसे ज्यादा एजुकेटेड स्टेट है इंडिया में। तो ये आप देखो 94% वहां पे लिटरेसी रेट है। बिहार का लिटरेसी रेट वहीं पे 62% है। तो गवर्नमेंट ने कई सारे पॉलिसीज लाई हुई है और उसकी वजह से हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट रेगुलरली इम्प्रूव हो रहा है। तो जो पहले प्रॉब्लम्स थी, पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स, ड्रॉप आउट मीन्स बच्चे पढ़ाई छोड़ देते थे बीच में, तो उसको रोकने के लिए क्या किया गया, सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट किया गया। और इससे क्या हो रहा है कि दे प्रोवाइड elementary education to the all children in the age group of 6 to 14 year by 2010। तो गवर्नमेंट ने एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये इनिशिएटिव स्टेप लिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट और ने स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी के थ्रू कि हमें यूनिवर्सलाइजेशन करना है इस एलिमेंट्री एजुकेशन का, कि सभी लोगों को शिक्षा मिल सके। और इसके लिए कुछ और वर्क किए गए कि एनरोलमेंट स्कूल में मैक्सिमम हो सके, इसलिए मिड डे मील स्कीम लाया गया है। आप देखते हो मध्याह्न भोजन योजना गवर्नमेंट स्कूल में दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है मिड डे मील। तो ये किस लिए किया गया है, जिससे कि अटेंडेंस, बच्चों की अटेंडेंस स्कूल में हो, एनरोलमेंट हो, बच्चे स्कूल में आए तो वो पढ़ाई भी करेंगे, साथ ही साथ जो हमारे देश में कई तरह की प्रॉब्लम है तो न्यूट्रिशियस स्टेटस वो भी बढ़ सके। बच्चों को का न्यूट्रिशन स्टेटस बढ़ने से क्या होगा कि वो हेल्दी बनेंगे। और ये इस तरह की पॉलिसी किस लिए बनाई जा रही है कि हमारे देश के जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट हो सके। इसी तरह से आगे भी जो कई प्लान्स हैं, 12th प्लान में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बहुत अच्छा बढ़ गया था। द स्ट्रेटेजी फोकस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस क्वालिटी, adoption of state specific curriculum modification, vocationalization and networking on the use of information technology। तो ये सारा वर्कआउट किया गया 12th जो 5 ईयर प्लान था उसमें। और इस प्लान में और भी फोकस किया गया डिस्टेंस एजुकेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इनको सभी को प्रमोट किया गया और कई तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई ताकि ये अच्छे से एजुकेशन सेक्टर में वर्कआउट कर सके। यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ हायर एजुकेशन की बात यहाँ पे की गई है कि 1950-51 में नंबर ऑफ कॉलेज पूरा ऑल ओवर इंडिया में 750 थे, यूनिवर्सिटी ओनली 30 थी, स्टूडेंट्स 2,63,000 थे, टीचर्स
जो है वो ओनली 24,000 टीचर्स थे। वहीं हम 17-18 की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो इंक्रीज कितना ज़्यादा हो गया है। तो ये रिपोर्ट्स हमें बता रही हैं कि हमने एजुकेशन सेक्टर को डेवलप करने की पूरी कोशिश की है, जिससे कि हमारे यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन है वो लिटरेट हो सके और अपने स्किल्स के थ्रू हमारे देश को आगे बढ़ा सके।